हेलो गाइस। तो इस नए ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम है गोदारिम। और वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखा करती थी कि वो एक सक्सेसफुल सीईओ बनेगी, लेकिन यही सपने देखते देखते एक्चुअली बेचारी का दिन बहुत ख़राब गुजरने वाला है, क्योंकि इन्हीं सपनों के चक्कर में सबसे पहले तो उसका बस स्टेशन ही मिस हो जाता है। उसके बाद किसी तरह से भागा दौड़ी करके वो टाइम में अपनी क्लास में पहुंचने की कोशिश तो करती है, लेकिन वहाँ पर भी नाकाम ही रही थी। अब जैसे ही वो अपनी क्लास ले रही थी तो किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसका प्रोफेसर सारों में से सिर्फ उसी को ही पॉइंट आउट करता और उसकी ठीक ठाक इंसल्ट करता है, उस पर बहुत सारा टॉन्ट करके, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आई थी, लेकिन अभी तक कामयाब हो ही नहीं पाई थी। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मेरी ऐसी स्टूडेंट है जो रिटायर भी नहीं क्लासेस में होगी बिना जॉब लगे ही। और ये थी भी हकीकत। वो हमेशा टेस्ट तो पास कर लिया करती थी, लेकिन रिटर्न के बाद जब इंटरव्यू आता था वहाँ पर मार खा जाती थी और बस अगले साल दोबारा से उन्हीं एग्जाम्स की प्रेपरेशन में लग जाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारी जॉबलेस थी, छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी और बस उसी से ही अपना गुजारा चला रही थी। और इतना ही नहीं, इस उम्र में भी वो बेचारी सिर्फ सिंगल थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और दूर दूर तक शादी का कोई प्लान नहीं था। इन शॉर्ट, अगर बताया जाए कि उसकी लाइफ एक टोटल डिजास्टर थी तो ये गलत नहीं होगा। बस बेचारी की सारी जिंदगी इसी तरह से भाग दौड़ करते हुए गुजरे जा रही थी। दिन से रात हो जाता था और रात को वो थकी हारी अपने घर पहुंचती है, लेकिन फेस पर एक स्माइल सजाए हुए, ताकि उसकी मॉम परेशान ना हो। और तो और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी छोटी सिस्टर की शादी हो रही है और वो उसी की तैयारियों में लगी हुई थी कि इतने में उसकी सिस्टर उसे एक बैड न्यूज़ देती है, और वो ये था कि वो उसे इनडायरेक्टली अपनी शादी में आने से मना कर रही थी। वो उसे जेजो आइलैंड के 3 दिन के ट्रिप का एक टिकट देती है और उससे कहती है कि मेरे इन लॉज को यही पता है कि तुम यूएसए में सेटल्ड हो और वहाँ पर जॉब करती हो। अब तुम्हारी शक्ल कैसे दिखाऊं उनको कि इस उम्र में भी तुम सिंगल हो और ऊपर से जॉबलेस भी। मैं बहुत मुश्किल से अपना घर बसाने जा रही हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा ना करो। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे छोटी बेटी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो उसे डांटने लगती है, लेकिन दारिम कहती है, वाह, ये तो तुमने मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। शादी में मैं वैसे भी बोर होने वाली थी, मैं जेजो जाकर एंजॉय करूँगी, मैंने जेजो पहली दफ़ा देखना है। और वो एकदम कूल स्टाइल में हंसती मुस्कुराती गाना गाती अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन इनफैक्ट वो हर्ट तो ज़रूर हुई थी। इतने में उसकी माँ अपनी छोटी बेटी को डांट रही होती है, लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है कि ये कैसी बड़ी बहन है जिसने मुझे शादी में फ्रिज तो तोहफे में देने की दूर की बात है, एक राइस कुकर तक नहीं दिया। और इसी के साथ ही एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जिसका नाम जी हॉक है। जी हॉक एक सक्सेसफुल पर्सन है, रिच तो है ही, इसके साथ साथ वो बहुत टैलेंटेड भी है। अपना फैमिली बिजनेस रन करने के साथ साथ वो एक ब्रोकर भी बना हुआ है और लोगों के सपने पूरे करने में उनकी दूसरी पार्टीज के साथ डील कराता है। इसी काम में उसे बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। आज भी वो अब्रॉड में अपनी एक डील सेटल कर रहा था। उसे यूएई से एक बहुत ही ज़बरदस्त 10 गुना कीमत पर डील मिल जाती है, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी और वो ये थी कि उन्हें अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए किम वॉन चाहिए, जो एक बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट था। वो एक इमर्जिंग स्टार था अपनी फील्ड का, लेकिन उसे अप्रोच करना बहुत मुश्किल था। वो इस डील के लिए यस तो कर देता है और फिर सोचता है कि किम वॉन को भी किसी न किसी तरह से पकड़ के ले ही आऊँगा। इतनी बड़ी डील मिलने की खुशी में वो और उसका फ्रेंड बहुत खुशी मनाते हैं और उसके बाद पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। उसका फ्रेंड तो यहाँ पर गर्ल्स को तलाश करने में लगा हुआ था कि शायद कोई लड़की मुझे मिल ही जाए मेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। और दूसरी तरफ जी हॉक था, जो कि सूटेड बूटेड भी था, रिच भी था और इसके साथ साथ हैंडसम भी, लेकिन उसे लगता था कि गर्ल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका फ्रेंड उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली अपनी लाइफ में कि जिसे देखकर तुम्हारा मन करे कि हमेशा मेरी ज़िंदगी में रही रहे और मेरी बाहों से कभी बाहर ना जाए, कि कभी किसी को किस करते हुए तुम्हें ये नहीं लगा कि कहीं मेरे दिल में एक डायनामाइट फूटा, हर तरफ फायरवर्क्स हो रहे हैं। लेकिन वो बोलता है ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ऐसा हो भी नहीं सकता। पर उसके फ्रेंड का कहना था कि प्यार भी एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है, जिस दिन तुम्हें राइट गर्ल मिलेगी तब तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होगा और तुम्हें लगेगा कि एक डायनामाइट बन चुका है।
अब नेक्स्ट डे उसी के ही घर पर उसकी एक फैमिली फ्रेंड आती है, जो आते ही उसे बताती है कि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे डैड बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस डील के लिए हमारी शादी कराना चाहते हैं। वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो ये पॉसिबल लगता है क्योंकि मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं तो एक दफ़ा ट्राई तो करके देखो, शायद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाए। वो उसके क्लोज आता है ये चेक करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल उसे एक ऑपोजिट पोल की तरह से दिखाई दे रही थी। तुरंत ही उससे पीछे हो जाता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारी लिपस्टिक का कलर ही नहीं पसंद, केमिकल रिएक्शन और प्यार तो दूर की बात है। उधर डारिम के घर के पास ही एक सिंगल पेरेंट रहता था और उसका एक छोटा सा बेटा था, और इनके साथ लगता है कि डारिम की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उस आदमी का नाम सोनियो था और वो बहुत नाइस दिखाई दे रहा था। वो उससे कहने लगता है कि अब जब तुम जो जा ही रही हो तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि वहाँ पर बहुत इंजॉय करना, और काश तुम्हें कोई बहुत अच्छा सा लाइफ पार्टनर ही मिल जाए, एक बॉयफ्रेंड साथ ही लेकर आना। और बस बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही उसे किम वॉन की याद आने लगती है। वो बोलता है उस गधे को याद ना करो, उससे ब्रेकअप करके तो बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। किम वॉन उसका एक्स था। वो तो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन किम वॉन वो बहुत घटिया इंसान था। उसे यही लगता था कि ये लड़की एक डिज़ास्टर है, इसकी ना तो लव लाइफ सेट हो रही है और ना ही ये कोई काम काज करती है, बस एग्ज़ाम देने के चक्कर में लगी हुई है और वहाँ पर भी फेलियर है। वो उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देता है और उसे डंप करता है कि तुम मुझे एक मरियल और सड़े हुए पालक की तरह की दिखाई देती हो। और बेचारी की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जैसे ही जेजो में एंटर होती है तो वहाँ पर उसे बहुत बड़ा सा थोबड़ा उसे किम वॉन का दिखाई देता है। वो सोचने लगती है कि यहाँ पर भी इसकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ये इतना सक्सेसफुल बन गया, इसे मेरी बददुआएं भी नहीं लगी। वह अब जैसे तैसे बेचारी अपनी वहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अकेला बंदा कितना ही एंजॉय कर लेगा। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जी हॉक भी वहीं पर ही पहुंचा हुआ था, क्योंकि उसे पता चला था कि किम वॉन आजकल इधर आया हुआ है। वो किसी न किसी लिंक के थ्रू उससे मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि किम वॉन बगैर किसी लिंक के किसी से मिलता ही नहीं था, हर किसी को अवॉइड करता था। उधर घूमते घुमाते डारिम को अपनी एक स्कूल फ्रेंड मिल जाती है, जो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही किम वॉन ही था। और वो आज भी उसे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि जैसे उसे नीचा देखता हो। इतने में उसकी फ्रेंड पूछती है कि यहाँ पर अकेली आई हो क्या, अभी तक सिंगल तो नहीं हो? और उसके मुंह से निकल जाता है अरे नहीं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, वो ज़रा बिजनेस ट्रिप पर गया है, अभी उसे कॉल मिलाती हूँ, देखना वो भी मुझे मिलने के लिए आएगा। ये कहती हुई वो उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बस बेचारी का मूड ख़राब हो गया था। एक सस्ते से ढाबे पर बैठकर वो खाना खाती है और थोड़ा ड्रिंक भी कर लेती है। अब उसके बाद जा रही थी और उसे अपने फेलियर की सारी कहानियां जहन में घूमने लगती हैं। बार बार याद आता है कि कैसे वो इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होती रही है। उसके डैड भी इस दुनिया में नहीं जो उससे इतना प्यार करते थे। इन सारी नाकामियों की वजह से एक दो दफ़ा उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल कर लिया था। आज यही सारा कुछ सोचते हुए उसे वहाँ पर जी हॉक दिखाई देता है, जो कि समुद्र किनारे खड़े होकर चिल्ला रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसे लगा था कि अपने जान लेने की बात कर रहा है। वो भागती हुई जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे पीछे की तरफ धकेलती है। उसे कहती थी कि मुझे देखो, मैं कंगाल हूँ, ना मेरे पास बाप है ना जॉब है, फिर भी मैं अपनी जान नहीं ले रही। तुम तो इतने हैंडसम हो, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है आगे। और बस वो गिरने ही वाली थी और उसका सर एक ब्रिक पर लगता उससे पहले ही जी हॉक उसे बचा लेता है और अपना ही हाथ जख्मी करा बैठता है। अब वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। वो सोचता है कि इस लड़की को कहीं सिर पर चोट तो नहीं लग गई मेरे बचाने के बावजूद, लेकिन डॉक्टर बताता है कि इसने ड्रिंक किया हुआ, इसलिए अब ये होश में नहीं आएगी। और वो भी ड्रंक होकर बार बार चिल्ला रही थी, अरे रुक जाओ, इतने हैंडसम लड़के, तुम क्यों इस दुनिया से जा रहे हो? और बस ये सुनते ही वो वहाँ से भाग नहीं करता और कहता है कि मेरा बिल भी यही लड़की पे करेगी। बेचारी डारिम, उसके तो पहले ही हालात बहुत ख़राब थे, और जब इतना महंगा बिल देखती है तो वो तो परेशान ही हो जाती है। सोचती है कि एक तो मैंने उस लड़के की जान बचाई, दूसरा उसने बिल भी मेरे ऊपर थोप दिया। अगर ये कहीं मुझे नजर आ गया तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। अब बेचारी की इतनी हालत खराब थी कि उसकी पॉकेट में इतने भी पैसे नहीं थे कि टैक्सी का किराया भर सके। पैदल चल के अपने होटल तक जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ही सुबह उठ जाती है कि कहीं उसका नाश्ता मिस ना हो जाए। और बस वहीं पर ही नाश्ता करते हुए उसे अपने सामने जी हॉक दिखाई दे जाता है। वो जाकर उसके सामने बैठती है और कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अभी के अभी मुझसे माफ़ी मांगो और मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो।
वो तो उसकी बातों को इग्नोर ही कर रहा था कि इतने में वो सामने खड़े हुए किम वॉन को देखता है। उससे एक्सक्यूज करके निकल रहा था, वो तो उसे रोक लेती है और कहती है अभी मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी, मेरे पैसे सारे वापस लौटाओ। और बस उसकी फ्रेंड उसे देखकर उसका नाम लेकर पुकारती है और उससे कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसे किम वॉन की नजरों में जब तंस दिखाई देता है तो वो तुरंत ही कहने लगती कि हाँ यही तो है मेरा बॉयफ्रेंड। और हमारा हीरो जी हॉक, उसे तो बस मौके से फायदा उठाने का चांस मिल जाता है। वो इसी थ्रू किम वॉन से लिंक लड़ा ही लेता है और जैसे ही वो लोग नाश्ते की ऑफर करते हैं तो वो तुरंत ही यस कर देता है और कहता है कि बेबी क्यों नहीं इनके साथ बैठकर इकट्ठे नाश्ता किया जाए। डारिम हैरान थी कि मेरे साथ इस नाटक का हिस्सा कैसे बनने को तैयार हो गया है। अब वो लोग इकट्ठे बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो किम वॉन से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी फ्रेंड पूछती है कि आपके हाथ पर चोट कैसे लगी, तो जी हॉक कहने लगता है क्या बताऊं, तुम्हारी ये फ्रेंड ये बहुत नॉटी है, कल ये थोड़ी वाइल्ड हो गई थी और बस इसे मैंने ऐसे जकड़ा कि मेरे हाथ पर ही चोट लग गई। अब ये बातें सुनने के बाद किम वॉन तो बहुत जेलस होता है और उसकी नज़रों में ये सारा कुछ जी हॉक ने भी पढ़ लिया था। अब वो लोग अपने रूम में जाने लगते हैं। इत्तेफाक से दूसरे कपल का भी वहीं पर ही रूम था, उसी फ्लोर में। वो बहुत दुआ करती है कि हमसे पहले इनका कमरा आ जाए, लेकिन किस्मत खराब, जी हॉक का कमरा पहले आ जाता है और वो उनको बाय कहता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर लेकर चला जाता है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम कैसे घटिया इंसान हो। वो बोलता है मैंने क्या घटिया किया, स्टार्ट तो सारा कुछ तुमने किया है, मैंने तो सिर्फ कंटिन्यू किया है। अब वो उसे बाहर भी नहीं जाने दे रहा था। वो उससे बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहते हो, मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वो कहने लगता है देखो तुमने जो मुझे हाथ पर चोट दी है मुझे आज भी उसमें पेन हो रही है, और हाँ जो तुम्हारे पैसे हैं वो भी मैं चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ये खेल थोड़ा और खेलना होगा। आज रात की पार्टी में मैंने किम वॉन को इनवाइट किया है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी और इसके बदले मैं तुम्हें मेडिकल बिल्स का 3 गुना नहीं बल्कि 10 गुना दूंगा। और इतने पैसे का सुनते ही उसकी तो राल टपकने लगती है। वो बोलती है जैसे तुम बोलोगे, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। अब वो उसे अपने साथ शॉपिंग कराने लेकर जाता है। बहुत ही महंगी ब्रांड के ड्रेसेस दिला रहा था, पर वो वहाँ से भागने की करती है। वो उसे रोक कर पूछता है तो वो कहती है कि ये सब मुझे सूट नहीं करेगा, इतना महंगा, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है तुम्हें ग्रूम तो करना पड़ेगा ना, देखो तुम कितनी मरियल सी दिखाई दे रही हो। और मरियल शब्द सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। उसे वही मरियल और सड़ी हुई पालक जैसे शब्द याद आ रहे थे। वो यहीं पर उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इतने में एक प्रेग्नेंट लेडी और बच्चे जा रहे थे। उनको सड़क क्रॉस करने में उनकी हेल्प भी करती है। और इसी समय जी हॉक को लगा था कि बहुत ही नाइस पर्सन है और उसे कहीं ना कहीं उसकी अपीयरेंस नहीं बल्कि उसके दिल में इंटरेस्ट हो रहा था, जो कि बहुत ही स्वीट और काइंड हार्टेड थी। वो उससे कहने लगता है कि सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तुम वाकई सुंदर हो, लेकिन तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है और तुम्हें जिस तरह से सजाना है और प्रेजेंट करना है वो मैं करूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। अब उसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है, उसकी ग्रूमिंग कराता है और जब वो रेडी होकर निकलती है तो बस उसकी नज़रें तो उससे हट ही नहीं रही थी। वो बोलता है क्या कमाल कर दिया मैंने, इस तरह से किसी को पॉलिश करते हैं। अब वो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें याद कर ली थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम 1 साल तक शादी कर लेंगे। और ये सारा कुछ प्रूफ करने के लिए वहाँ पर पार्टी में आने से पहले जी हॉक ने उसे एक रिंग भी पहनाई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। और यही रिंग वो वहाँ जाकर शो ऑफ करती है और ये देखने के बाद किम वॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जी हॉक किसी चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा था, उसकी जेलसी को उसने देख लिया था और वो बार बार उसे यही दिखाता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता हूँ। कोई गधा ही होगा जो इसे इग्नोर करेगा, ये तो कोहिनूर का हीरा है, बस इसे पॉलिश करने की ज़रूरत थी जो कि मैंने कर दिया। अब उसके बाद बातों ही बातों में वो उसे एक कंपनी के बारे में बताता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये कहता है कि अगर उसे किम वॉन जैसा IT एक्सपर्ट मिल जाए तो उसकी वैल्यू इससे भी डबल हो सकती है। ये दोनों मिलेंगे तो एक डायनामाइट बन जाएगा। और बस किम वॉन भी इतना सीधा साधा नहीं था। वो साइड पर जाकर अकेले में डारिम को पकड़ता है और कहता है कि बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन मेरी एक्स के थ्रू पहली दफ़ा किसी ने किया है। बताओ इतना खेल खेलने का वो कितना पैसा दे रहा है तुम्हें, मैं तुम्हें डबल देने को तैयार हूँ। लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हारे मुँह पर मारती हूँ, मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी उसे शक था कि दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। वो बार बार उनके पर्सनल क्वेश्चंस करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम इसकी फैमिली से मिले हो। जी हॉक कहता है हाँ दोनों से मिला हूँ। और फिर बोलता है कि डैड से तो फ़ोटो में ही मिला हूँ,
काश वो जिंदा होते तो मैं इसकी जिंदगी में आता। इसी बात से लग रहा था कि वो काफी क्लोज हैं। लेकिन डारिम डर जाती है कि हम पकड़े जाएंगे, उसे घसीट कर बाहर लाती है। वो उसे कहता है चलो हम एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा से मिलेंगे। वो इसी तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि पीछे से किम वॉन वहाँ पहुँचने वाला था। वो इशारा करती है, जीहॉक समझता नहीं है, बस बोलते जा रहा था, तो वो उसे शांत कराने के लिए उसे किस कर दे दिया। और यही वो मोमेंट था कि इस किस के बाद जीहॉक को लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक डायनामाइट बनने वाला है और उसके मन में फायरवर्क्स हो रही हैं। और ये देखने के बाद जैसे बाकी लोगों को भी विश्वास हो जाता है कि वो दोनों एक कपल हैं। वो उससे सॉरी करती है कि मैंने ये सारा कुछ तुम्हें चुप कराने के लिए किया था। तो वो उससे कहने लगता है कि क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं, मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो उसे किस बैक कर लेता है और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर सेकंड पार्ट, बाय बाय।